नमस्कार। मैं हूं भुवनेश सेंगर और जुड़ चुके आप दी लपेटा लाइव में, जिसमें हम बात करते हैं उन मसलों की, मुद्दों की, उन आंदोलनों की जिनका जन से लंबा सरोकार होता है या बहुत अधिक आबादी के साथ सरोकार होता है। याद कीजिए जरा, 8 जनवरी भोपाल का जमहूरी मैदान, करणी सेना का आंदोलन होता है सर्व समाज के लिए, और जिस तरीके से लोगों का जमावड़ा लगता है, उस जमावड़े के बाद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर करनी सेना परिवार के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर और उनके साथ बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं। सरकार की तरफ से अरविंद सिंह भदौरिया, सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र, ये तमाम लोग मध्यस्थता करते हैं। और कहीं ना कहीं एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बात आती है। अपनी 22 सूत्री मांगों को लेकर करणी सेना परिवार इस आंदोलन को कर रहा होता है। लेकिन उसके बाद लगभग, चूंकि कुछ मांगे केंद्र के अंतर्गत होती है, 18 सूत्री मांगों पर बात बनती है। सवाल यह है, इस बात को, चूंकि 8 जनवरी को आंदोलन होता है भोपाल में, 11 जनवरी को यह स्थगित होता है, और चूंकि बात की 2 महीने की, 2 महीने लगभग बीतने को आते हैं, तब सरकार का रुख क्या, और अब करणी सेना परिवार क्या सरकार को चेतावनी दे रहा है, इस तमाम मसलों पर बात करने के लिए सीधे हमारे साथ जुड़े हैं करणी सेना परिवार के मुखिया, सर्वे सर्वा जीवन सिंह शेरपुर जी। जीवन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दी लपेटा में। जी दादा, जी नमस्कार। जी 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 नमस्कार। सबसे पहला सवाल जीवन सिंह जी मेरा आपसे यही है कि आपने सरकार को एक चेतावनी दी है, एक अल्टीमेटम दी है, इसके मायने क्या है? ये नौबत क्यों आई आपको अल्टीमेटम देने की सरकार को, और ये अल्टीमेटम है क्या? आप सबको पहले से विदित है कि 8 जनवरी को हमने सर्व समाज को साथ में लेके, क्षत्रिय समाज ने करणी सेना परिवार के बैनर तले सारे संगठनों को एक करके, सारे सर्व समाज के लोगों को एक करके हमने एक आंदोलन रखा था। उसमें 22 सूत्री मांगे थी। वो खाली एक समाज विशेष की मांगे नहीं थी, मध्य प्रदेश के हर एक उस व्यक्ति की मांगे थी जो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन सब मांगों को लेकर हमने आंदोलन करा था, और उस आंदोलन को समाप्त भी सरकार ने हमसे आके हमारी लिखित में मांगे मानी कि आपकी जो 22 सूत्री मांगे हैं, उनमें से हमारी जो 4 मांगे थी तो वो केंद्र सरकार की है, वो केंद्र सरकार ही पूरा कर सकती है, हमारे इसमें नहीं है। हम इनको लिखित में वहां भेजेंगे, और 18 मांगों पे हमारे साथ सहमति बनाई और हमें लिखित में दिया कि आपकी 18 सूत्री मांगे हम 2 महीने के अंदर पूरी करेंगे। हमने कहा था हमें 1 महीने में पूरी करना है, आप 1 महीने में पूरी करना। सरकार ने कहा कि बहुत सारी मीटिंगें बुलानी पड़ेगी, बहुत सारी कमेटियों को बिठाना पड़ेगा, सारी चीजों को देख परख के उसके बाद ही मांगे पूरी होगी, तो इसके लिए हमें समय चाहिएगा। तो हमने 2 महीने का उनको समय दिया। उसके बाद हमने सहमति बनाई सबने मिलकर, तो 2 महीने नहीं, 2 महीने के बाद 1 महीने का समय करणी सेना परिवार सर्व समाज आपको देता है कि आप 3 महीने में भी इन मांगों को पूरा कर देना। 2 महीनों में खाली एक मीटिंग हुई, और 2 महीने जो सरकार ने दिए थे वो पूरे हो चुके हैं, उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ। एक बैठक हुई थी, उसमें भी हमसे पूछा गया कि आपकी मांगे क्या है, दोबारा से पूछा गया कि आपकी मांगे क्या है, जब हम आपको सब कुछ दे चुके हैं पहले से कि हमारी ये मांगे है, आप और हमारी सहमति बन चुकी है। आपको उन मांगों को 2 महीने में पूरा करना था, पर सरकार ने 2 महीने में मांगे को पूरा नहीं करा, खाली उस समय को निकाला। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, पर हमने जबकि सबके सामने कहा था कि 1 महीना हम एक्स्ट्रा देते हैं, तो 1 महीना भी 11 तारीख को पूरा होने वाला है, पर अभी तक सरकार का रुख जी कहीं भी अच्छा जी, प्रगतिशील नहीं है, और ना ही वो सरकार हमारी मांग को पूरा करना चाहती है। अगर मान लिया जाए, एक सवाल पे आते हैं, फिर हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे दर्शकों के जरिए, दर्शकों के लिए मेरा सवाल आपसे ये है कि मान लीजिए, क्योंकि वक्त है, 11 अप्रैल तक का अल्टीमेटम है, 11 महीने तक अगर सरकार इस पर गंभीर नजर नहीं आती है, तब क्या? 11 तारीख तक यदि सरकार गंभीर तरीके से नहीं आती है या इन मांगों को पूरा नहीं करती है, तो हम पहले ही घोषणा हाथों हाथी कर चुके थे जब आंदोलन समाप्त हुआ था, तो उसके बाद 11 तारीख के बाद हम सरकार से कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार यदि हमें समय देने के बाद भी पलट जाती है, हमारी मांगों को देखती नहीं है, उनको पूरा नहीं करती है, तो हमने हर बार कहा है कि हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की थी, और यदि सरकार चाहती है कि सत्ता परिवर्तन की ओर भी जाए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, और पूरा करणी सेना परिवार और पूरा मध्य प्रदेश का हर एक व्यक्ति तैयार है सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए भी। जी, इसका रास्ता रोड में क्या होगा, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि जब भोपाल में इतना बड़ा जमावड़ा था, उसके बाद सरकार के मंत्री आपके पास पहुंचते हैं, कौन कौन मंत्री आए और किस तरीके से उन्होंने भरोसा दिलाया था, ये भी जनता तक जाना चाहिए। अरविंद सिंह जी भदौरिया, हमारे उस जो आंदोलन चल रहा था, जब भूख हड़ताल चल रही थी, वहां वो स्वयं पधारे थे, और उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे भेजा है, और आपकी जो 18 सूत्री मांगे हैं हमने देख ली है, समझ ली है। उसके बाद ही वो वहां पधारे थे, और उन्होंने कहा था कि हम आपकी 18 सूत्री मांगों को पूरा करेंगे।
और उनने कमेटी जी भी बनाई थी। उसमें हमारे प्रदेश के गृह मंत्री श्री नरोत्तम जी मिश्रा और हमारे वित्त मंत्री जगदीश जी देवड़ा को भी कमेटी में रखा था। पर हमारी मात्र एक मीटिंग हुई है, उस बैठक में भी कोई निर्णय नहीं निकला है, न ही उनने कोई कहा है कि हम कोई मांग पूरी करते हैं। 18 मांगों जी। में से एक मांग भी पूरी होती या उसको कैबिनेट में ले जाके पास किया जाता तो हम कहीं ना कहीं हमको विश्वास होता कि कहीं ना कहीं सरकार पॉजिटिव वे में है। पर कहीं से कहीं तक यानी सरकार ने जी, अपना रुख नहीं दिखाया। यानी उस पूरी मीटिंग में आपको जरा से भी नहीं लगा कि किसी पर्टिकुलर मांग को लेकर सरकार गंभीर है? ऐसा कुछ लगा कि किसी मांग पूरी होने की दिशा में कोई कदम उठाना है जैसी स्थिति बन रही है? गंभीर होते तो कहीं ना कहीं हमारी बात को सुना जाता और उनमें से मांगे जो 18 मांगों पे सहमति बनाई थी उनमें से कुछ तो इन 2 महीनों में पूरी होती। आज हर वर्ग का व्यक्ति हमारे साथ था, क्योंकि आपको मैं बता दूं वो किसी जातिगत आंदोलन नहीं था। क्षत्रिय समाज उसमें तन मन धन से लगा था, क्योंकि हमारा कर्तव्य और धर्म भी है कि हम सब लोगों की रक्षा के लिए और न्याय के लिए लड़े, और हम सब मिलकर न्याय के लिए लड़ रहे थे, अन्याय के खिलाफ। क्योंकि किसान होता है तो किसान की कोई जाति नहीं होती, हर वर्ग हर धर्म का व्यक्ति किसान होता है। छात्रों की लड़ाई थी, छात्र की लड़ाई में भी छात्र की कोई जाति नहीं होती। इसी प्रकार ये जातिगत आंदोलन न होकर सर्व समाज का आंदोलन था और हमारे हक अधिकारों के लिए और न्याय की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ रहे थे। और उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमारे साथ कहीं ना कहीं सर्व समाज के साथ छल किया है। उस छल का जवाब हम आने वाले चुनाव में देंगे। एक बात बताइए, इस दरमियान मीटिंग होना तो मीटिंग में सरकारी अधिकारी वगैरह शामिल होते हैं, इसके मीटिंग के अलग हटकर भी सरकार ने ट्रस्ट बिल्डिंग जिसे भरोसा कायम करना चाह कहते हैं, सरकार के किसी मंत्री ने या सरकार के कोई नुमाइंदे ने आपसे संपर्क रखा इस दरमियान, या उन्होंने सोचा कि हमने तो आंदोलन को उस वक्त स्थगित करा दिया, ये हमारा काम हो गया? हम लगातार संपर्क में भी थे, हम हमारी तरफ से हर बार संदेश भी भेज रहे थे। हमने हर बार फोन लगा के भी बोला कि हम इन जो मुद्दे हैं इन पे मीटिंग करते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं और इन मांगों को आप पूरा करवाइए। जब आपने हमें भरोसा दिया है, सारे लोगों को आपने भरोसा दिया है, वहां लाखों की संख्या में लोग आए थे, उन लाखों लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भरोसा दिया था कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। और यदि वो विश्वासघात करते हैं तो खाली हमारे साथ विश्वासघात नहीं, उन लाखों लोगों के साथ विश्वासघात है। सरकार से हम लगातार संपर्क में थे, हमने बोला भी सही, पर वो भरोसा कायम करने में कतई कहीं से कहीं उन पे हमको कभी विश्वास हुआ ही नहीं कि वो कर सकते हैं। क्योंकि हमारे साथी कई ऐसे थे जिनको झूठे मुकदमों में फंसा के भी जेल भेजा गया है। कुछ लोगों ने गलतियां करी थी, हमने माफी मांगी कि इन लोगों ने गलती करी है, तब भी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि यदि, और उनके मंत्रियों ने भी कहा था कि जो गलती हुई है हमारे लोगों द्वारा उसकी माफी यदि जीवन सिंह खुद मांगते हैं तो हम उनको माफ कर देंगे। मैंने खुद लाइव आके माफी मांगी थी, फिर मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट भी करा था कि हम इन लोगों को माफ कर देते। फिर भी हमारे लोगों को छोड़ा नहीं गया, उनने 2-2.5 महीने जेल काटी और अलग अलग मुकदमों में अलग अलग जगह उन पे एफआईआर हुई। एक गलती की सजा 17-18 बार मिली है। और हमारे कई कार्यकर्ता जिनको जेलें काटनी पड़ी, और उसके बाद जिन जिन लोगों को 7 जनवरी के दिन नोटिस दिया गया था, जिनके पास किसी के ऊपर 1 मुकदमा है, किसी के ऊपर 2 मुकदमा, उनको भी जिला बदर किया गया। इन 2 महीनों में कम से कम हमारे 150 लोगों को जिला बदर किया गया। और उनकी गलती ये है कि जबकि वो आपका खाली जी, वो आंदोलन में जबकि शामिल हुए थे जहां और तक ताकत के साथ जी, लड़ाई लड़ रहे इस आंदोलन के अलावा आपने तो अपनी ये भी रखा था कि पद्मावत के जो विरोध के दरमियान, पद्मावती मूवी के विरोध के दरमियान भी जो केस दर्ज हुए हैं वो भी वापस लिए जाए, इस तरह की आपकी मांग थी। और सरकार जब आपके बातचीत की टेबल पर थी सरकार, तो सहमत थी इस पर? थे। सहमति पर अभी तक तो हम तारीखें कर रहे, कहाँ हुए वापिस मुकदमे। यदि हम्म। मुकदमे हो जाते तो कई युवा ऐसे हैं जो अभी भी तारीख पे जाते। अभी उस आंदोलन के 1 महीने बाद ही हमारे बहुत सारे लोग जो निर्दोष थे, जिनको झूठा फंसाया गया था, उनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कराया। जावरा का ही मामला है। तो यदि हमारा केस वापस हो जाते तो कोर्ट उनको बरी क्यों करती? तो मामला ही खत्म हो जाता, कोर्ट में चल रहा था। जी। तो अब हम आगे हम किस तौर पे देखें, क्योंकि अगर जिस तरीके से अभी आप जो आपसे बातचीत हो रही है उसके मुताबिक अगर माने तो सरकार का रुख केवल आंदोलन स्थगित करने तक का था। सरकार का मकसद ये था कि जैसे तैसे किसी भी तौर पर जो इतना बड़ा जमावड़ा विशाल हुजूम भोपाल में जुट गया है, इसे किसी भी तौर पर भरोसा देकर इसे पहले रवाना किया जाए, उसके बाद देखेंगे मांगे होती हैं तो नहीं होती। अब क्या रूपरेखा है, इसे हम अब देखें। हमने पहले भी कहा था कि ये आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, ये शुरुआत हुई है आंदोलन, और शुरुआत खत्म नहीं होती कभी। ये शुरुआत हुई है, आंदोलनों का दौर चलता रहेगा, मुकदमे का दौर भी चलेगा, हम जेलें भी काटेंगे, पर सरकार के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाएंगे। हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और न्याय की लड़ाई में
हर एक चीज जायज है, भले हमें जेल जाना पड़े, भले वो हमारी हत्या करवा दे, हमें झूठे मुकदमों में फंसवा दे, कुछ भी करे, हम हमारा पांव पीछे नहीं हटाएंगे और इस बार दुगनी ताकत के साथ सरकार को जवाब देंगे। क्योंकि जिन लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है और जिन लोगों का ये मानना था कि नहीं सरकार कहीं ना कहीं पॉजिटिव मूड में है, और जो लोग नहीं पहुंच पाए थे, इस बार वो लोग भी सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ और सरकार के विश्वासघात के खिलाफ रोडों पे आएंगे, सड़कों पे आएंगे और सरकार को जवाब देंगे। जी, आंदोलन के पहले आपने जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में अलग जगाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश का दौरा किया था, तो क्या आपकी बार भी आपका दौरा शुरू हो जाएगा 11 तारीख के बाद? बिल्कुल, पूरे मध्य प्रदेश में जी फिर से घूमेंगे, फिर से लोगों को जागृत करेंगे। वैसे सब लोग जागृत है, हमारे साथ हर वर्ग का व्यक्ति लड़ा। हमारे आंदोलन में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी मांग रखी गई थी कि इनको स्थायी किया जाए, इनका मौलिक अधिकार है कि इनको कम से कम की 5 साल 10 साल से नौकरी कर रहे हैं तो उनको स्थायी किया जाए, परमानेंट किया जाए। उन लोगों ने भी हमारे आंदोलन समाप्त होने के बाद जब हमने वो दिया था उसमें, तो उनने भी फिर एक आंदोलन धरना प्रदर्शन करा था। उसमें भी 950 युवाओं का रोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छीन लिया है, उनको भी बेघर कर दिया है। सहायक सचिव हमारे साथ ताकत के साथ लड़े थे, उनके भी हमने बात रखी थी, उसमें उनका भी कोई निराकरण नहीं हुआ है, वो भी लगातार प्रताड़ित है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रताड़ित है, आज जो कोटवाल होते हैं, चौकीदार जिनको हम बोलते हैं, वो भी प्रताड़ित है, वो भी आंदोलनरत है। ऐसे कई ऐसे संगठन हैं, जैसे संविदा कर्मी हैं, उनके भी कोई मतलब हमारी एक भी मांग पूरी नहीं हुई और सारे लोग अभी तक प्रताड़ित है। जितने भी संगठन हैं हमारे साथ, जैसे कोरोना में जिन लोगों ने सेवाएं दी थी, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जो शहीद हुए, हमारी नजर में तो शहीद है, क्योंकि आप और हम सबके लिए फ्रंट लाइन में लड़ रहे थे, उन लोगों का भी कुछ नहीं करा है सरकार ने। वो भी हमारी इन मांगों में शामिल थे। हमारी 18 सूत्री मांगों में जितने भी लोग उसमें शामिल थे, कहीं ना कहीं अभी भी हमसे संपर्क में है। अतिथि शिक्षक हुए, रोजगार सहायक हुए, या जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो अभी भी जुड़े हुए हैं और वो सब बोल रहे हैं कि इस बार सरकार को वोट की चोट करेंगे और उसको सत्ता से बाहर करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि चुनावी साल है, इसमें ये संदेश किस तरह से जाना चाहिए और पिछली बार जिस तरीके से सवर्ण आंदोलन का कितना बड़ा असर हुआ और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं पूरे देश भर के, उन्होंने एक बड़ा फैक्टर माना उस वक्त 2018 के चुनाव में। लेकिन इस दरमियान इस बीच में जो जिक्र आया है, आपसे जब ये इंटरव्यू था तो इसके लिंक जब शेयर हो रही थी तो कई कमेंट, इसके पहले मैसेज भी आए मेरे पास, जैसे अतिथि शिक्षकों के बहुत मैसेज आए कि आपने उनकी बात उठाई थी, उनकी आपसे गुजारिश थी कि आप अतिथि शिक्षकों का मुद्दा उठाएं, उठाते रहे, आप उठा ही रहे। दूसरा, मुझे ईडब्ल्यूएस में जो जमीन का वो निर्धारित कर दिया गया है, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में, तो कई किसानों के फोन आए थे या उनके मैसेज थे कि जो ईडब्ल्यूएस में जमीन का क्लॉज हटा देना चाहिए, क्योंकि इस बार जमीन से आमदनी की क्या स्थिति बनती है बहुत ज्यादा, और इस बार जो जिस तरीके से ओलावृष्टि और जो मौसम के चलते जो किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है, ये बहुत सारे जो लोग आपकी जो अन्य तबका है जो आप बात उठाते हो। जी जी, जो जमीन का जो बाउंडेशन ईडब्ल्यूएस आरक्षण में कर रखा है, कोई भी व्यक्ति 20 बीघा जमीन में भी सालाना 8 लाख की आय नहीं कर सकता, 8 लाख की बचत नहीं कर सकता। तो जो जमीन का बाउंडेशन है वो हटना चाहिए, क्योंकि प्रकृति की कभी ना कभी नहीं, हर साल किसानों को मार गिरती है। कभी पानी कम गिरता है तो फसल कम होती है, कभी ज्यादा गिर जाता है तो कम होती है, मतलब फसल बराबर नहीं होती। जो किसान खेती करता है वो अपने बच्चे को पढ़ा भी नहीं सकता। आपको पता है कितने ही लोग केसीसी उठाते, कर्जा उठाते हैं बैंकों से, और वो कर्जा लेके अपने बच्चे को पढ़ाई कराते हैं, या कोई बीमारी हो जाती है तो लोगों से कर्जा लेके अपना इलाज करवाते हैं। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण में गरीबों को पात्रता दी गई है, और यदि उसमें जमीन की का बाउंडेशन और मकान का बाउंडेशन हटा दिया जाएगा, तभी इसका वास्तविक रूप से लाभ मिलेगा। क्योंकि गाँव में मकान 2000 स्क्वायर फीट से बड़े हैं, पुराने मकान हैं, जिनके बाप दादा बना के गए हैं, आज उनका मरम्मत भी नहीं हो पा रही। तो हम चाहते हैं कि जमीन और मकान का जो बाउंडेशन है वो हटे, ताकि वास्तविक रूप से जो गरीब लोग हैं उनको उसका लाभ मिल सके। और अतिथि शिक्षकों की लड़ाई, और जितने भी संगठन हमारे साथ थे, भले वो कोरोना के योद्धा हो, अतिथि शिक्षक हो, आउटसोर्स कर्मचारी हो, संविदा कर्मी हो, या रोजगार सहायक हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, जितने भी संगठन हमारे साथ लड़ रहे थे, हमने उसी दिन वचन दिया था कि जब तक जिएंगे उनके हक अधिकारों के लिए लड़ेंगे। आपने हमारा सहयोग करा है, हम आपका भी सहयोग करेंगे और आपकी लड़ाई को आगे भी लड़ेंगे। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, भले वो अतिथि शिक्षक हो, कोई सा भी संगठन हो, उन सबकी लड़ाई आगे भी लड़ी जाएगी और पूरी ताकत के साथ लड़ी जाएगी। तो लड़ाई की दिशा हम क्या माने? क्या हम कहीं पर एक आंदोलन को माने,
या उस जन जागरण को माने? क्योंकि आपने कहा कि हमारा विश्वास व्यवस्था परिवर्तन में था, लेकिन सरकार नहीं सुनती है तो फिर हम सत्ता परिवर्तन की तरफ बढ़ते हैं। प्रजातंत्र में सत्ता परिवर्तन की घड़ी चुनाव में आती है, और आप और हम जिस साल में बात कर रहे हैं ये इलेक्शन ईयर है, और इलेक्शन ईयर में फिर अगर अब मान लो सुनवाई नहीं होती है तो किस रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाएगा? हम अब जो दल बचे हैं उनको भी हमारा मांग पत्र भेजेंगे कि आप इन मुद्दों के साथ हमारे साथ लड़ते हैं तो हम आपके साथ लड़ेंगे। और सत्ता परिवर्तन इसलिए क्योंकि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम बार बार प्रयास कर रहे थे कि जो व्यवस्थाएं बिगड़ी है उनको सुधारा जाए, और जो वर्तमान सरकार है वो सुधार सकती है उनको। और हमने कोई भी नाजायज मांग नहीं मांगी कि वो जो पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि हम इन 18 मांगों को पूरा कर सकते हैं 22 में से, ये 4 मांगे हम पूरा नहीं कर सकते। हमने स्वयं स्वीकार कर लिया कि आपके हाथ की नहीं है, कोई बात नहीं, आप इन 18 को पूरा कर देना। यदि हमारा मकसद सत्ता परिवर्तन ही होता तो हम 22 की 22 पे ही अड़े रहते और वो आंदोलन चलता रहता। हमने सरकार को समय दिया कि आप ये व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हो, आपको आप हमको आप पे विश्वास है, तो कम से कम आप इनको पूरा करें और जनता में अपना विश्वास कायम रखें। कि भारतीय जनता पार्टी किसी वर्ग विशेष को लेकर नहीं चलती है, सब लोगों को साथ में लेकर चलती है। सबका साथ सबका विकास की जो बात करते हैं वो कहीं ना कहीं सही साबित होती है, क्योंकि हर वर्ग की लड़ाई हम सब मिलकर एक साथ लड़ रहे थे, और उसको भारतीय जनता पार्टी पूरा करती है तो कहीं ना कहीं विश्वास जो है लोगों में वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति बनता है। पर सरकार कतई ये नहीं चाहती कि हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़े। सरकार तो खुद ये चाहती है कि हम सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़े। इसलिए उन्होंने अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं करी, और जब मांगे पूरी नहीं होगी तो हम सत्ता परिवर्तन की लड़ाई सारे लोग मिलकर अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले इलेक्शन में सत्ता से बाहर करेंगे। और उसके लिए क्या चाहे हमें करनी हमारा सेना ढोल बना जी, के क्या मारना करनी पड़े, सेना परिवार, क्या करनी या सेना हम, परिवार अपने भी उम्मीदवार उम्मीदवार अपने उम्मीदवार मैदान में उतार सकती है? हाँ बिल्कुल, सर्व समाज के उम्मीदवार करनी सेना परिवार उतारेगी, अपने उम्मीदवारों को उतारेगी चुनाव में। पिछले चुनाव के पहले मुझे याद है जब मैं खासतौर पर मध्य प्रदेश कवर कर रहा था, तब सपाक्स आंदोलन का बहुत बड़ा जोर था। उस वक्त सवर्ण आंदोलन और सपाक्स की जब हम बात करें, वो एक आंदोलन एक बहुत बड़ा हुआ था। ये जरूर है कि उस उसके अंडर करंट ने सत्ता परिवर्तन कर दिया, लेकिन जो सपाक्स ने अपने कैंडिडेट उतारे थे वो कहीं से कोई वैसा कमाल नहीं कर पाए, वैसे कोई जीत नहीं दर्ज कर पाए। तो आपको लगता है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में स्वयं उतरने से ज्यादा जरूरी हो जाता है उस करंट को पैदा करना जो व्यवस्था सत्ता परिवर्तन करवा दे? नहीं, हम पहले हमने बताया आपको, हम दूसरे दलों से भी बात करेंगे। यदि वो जी हमारी जी। बातों को मानते हैं और वो हमारे साथ हमारे मुद्दों के साथ लड़ाई लड़ते हैं तो हम उनके साथ जाएंगे। यदि नहीं मानते तो हम हमारा खुद का दल उतारेंगे। और इस बार ये इतिहास गवाह रहेगा कि जो दल नया जो हाथों हाथ आएगा राजनीति के लिए, सामाजिक संगठन मान ले करनी सेना परिवार सर्व समाज को लेकर राजनीति में उतरेगा और अपनी जीत भी दर्ज कराएगा और अपनी अहम भूमिका भी निर्धारित करेगा सरकार बनाने। बिल्कुल। तो इसको लेकर अभी से आपने कुछ शुरुआत की है कहीं पे कैंडिडेट सर्वे की, देखने की? अब हम तैयारी 11 तारीख के बाद चालू करेंगे। इससे पहले हमारा कोई सत्ता परिवर्तन का विचार नहीं था। हमें पूरा विश्वास था स्टार्टिंग में कि जब सरकार खुद चल के हमारे पास आई है तो कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्था है सुचारू रूप से नहीं चल रही, इनमें परिवर्तन होगा। पर जब सरकार ने अभी तक कोई बात नहीं सुनी है तो हम सब मिलके बैठक करेंगे और उस बैठक में डिसाइड करेंगे कि कौन कौन चुनाव लड़ेंगे और कौन कौन चुनाव का प्रचार करेंगे। इतनी लंबी लड़ाई है जीवन सिंह जी, और इससे पहले भी हमने खुद दिलपेटा पे बहुत बैकग्राउंड स्टोरी, चूंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं कि सरकार ने आपको किस तरीके से कमजोर करने के लिए संगठनों के नए संगठन खड़े किए, ये बहुत सारी चीजें आपने स्वयं में झेली, आपने स्वयं ने अपने ऊपर मुकदमे झेले। आपको क्या लगता है इतनी लंबी लड़ाई के बाद जीवन सिंह शेरपुर खुद को क्या लगता है? लड़ाई है अन्याय के खिलाफ। जब कोई व्यक्ति एक विचारधारा के साथ लड़ता है तो उसके साथ लाखों लोग उस विचारधारा के साथ जुड़ जाते हैं। हम भी एक विचारधारा के साथ लड़ रहे हैं और अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। और अन्याय के खिलाफ और असत्य के खिलाफ जब भी लड़ते हैं तो मुश्किलें आती है, पर जीत सत्य की होती है। और हमें पूरा विश्वास है कि भगवान भी हमारा साथ देगा और सत्य की विजय होगी। तो हम मुकदमों से नहीं डरते। और संगठन कितने भी बन जाए, आपने देखा ही है कि मुख्यमंत्री जी ने कितने ही संगठनों को बुलाया था, आंदोलन भी करा कि आंदोलन समाप्त हो जाए, न्यूज
चैनलों के माध्यम से भी बोला गया कि आंदोलन स्थगित हो गया है, बहुत सारी रणनीतियां अपनाई, हमें संगठनों से, जिन संगठनों में हम काम करते थे उनसे हटाया भी सही, पर जो हमारे भाई थे, जो हमारे साथ जो सैनिक लड़ रहे थे, सर्व समाज के जो भाई थे, उनको हम पे विश्वास था और उनने अपना विश्वास जताया और विश्व भर में करणी सेना परिवार का डंका बजा और लोगों ने बताया कि संगठन की आवश्यकता नहीं होती है, नेक इरादों की और सच्चे लोगों की आवश्यकता होती है, और हम पे विश्वास जताकर लाखों की संख्या में हमने जमहूरी मैदान को भरा और रिकॉर्ड बनाया। अब सवाल ये होता है कि अब एक आंदोलन की राह जहां होती है और आंदोलन से जब सियासत का रास्ता निकलता है, ये रास्ता बड़ा दूर, मैंने कई आंदोलनों में देखा फासला लंबा हो जाता है। अन्ना आंदोलन में हमने देखा कि आंदोलन कहाँ था, फिर आम आदमी पार्टी का उदय जरूर होता है, दिल्ली की सरकार सत्ता हासिल की होती है, लेकिन आंदोलन का स्वरूप और उस आंदोलन के स्वरूप को सियासत में ढालना, ये चुनौती को किस तरीके से देखते हैं? हम तो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और आंदोलन को हम कहीं ले जा नहीं रहे, ये आंदोलन चलता रहेगा, पर हम सत्ता में जाके जो हमारी व्यवस्था परिवर्तन हमको करना है उसकी लड़ाई हम सत्ता के अंदर जाके करें, क्योंकि हमने सब पे भरोसा करके देख लिया, सब पे विश्वास करके देख लिया, पर किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। कितने ही नेता मंत्री हैं हमारे समाज के जो सर्व समाज की बात उठा सकते हैं, पर किसी व्यक्ति ने वहां जाके विधानसभा में कोई आवाज नहीं उठाई कि इन मांगों को पूरा किया जाए। किसान हर विधानसभा में किसान है और बाहुल्य है, किसानों का दर्द यदि विधायक समझते तो उस आवाज को विधानसभा में उठाते कि घोड़ा रोड की समस्या, जंगली सुअर की समस्या कितनी बड़ी है और कितना नुकसान ये करते हैं खेतों में। खेतों के अलावा इन घोड़ा रोज की वजह से कितने ही एक्सीडेंट हो रहे हैं और कितने ही लोगों की जाने जा रही है, और उसके बाद भी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और किसी विधायक ने घोड़ा रोज के बारे में आवाज नहीं उठाई कि इनका समाधान होना चाहिए। तो जीवन सिंह जी, अगर हम बात करें, जो भी दर्शक देख रहे होंगे, सब समाज के देख रहे हैं, सैनिक सैनिक देख रहे होंगे, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? हमारा यही संदेश है कि 11 तारीख को तो सरकार का दिया हुआ समय समाप्त हो चुका था और इस आने वाली 11 तारीख को जो हमने समय दिया था वो भी समाप्त हो रहा है। उसके बाद सब पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ सर्व समाज की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे। आप और हम सब मिलके इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे, पर आप और हमको एक दूसरे पे विश्वास करना होगा और मजबूती के साथ सरकारों के खिलाफ, इन तानाशाही सरकारों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। आपको मुकदमों से डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको जेल जाने से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी बदलाव आता है तो कई बलिदान होते हैं और हम इस बात को माने कि हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी है कि किसी परिवर्तन के लिए हमारे बलिदान होंगे। तो आप और हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, अधर्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ और इस सत्य और दरमियान न्याय सरकार का की कोई स्थापना के जी, लिए, इस सत्य और दरमियान कोई न्याय की सरकार का स्थापना। नुमाइंदा आता है? जीवन सिंह जी, इस दरमियान कोई सरकार का नुमाइंदा आता है, मंत्री आता है, आपसे फिर बात करता है, थोड़ी मोहलत और मांगता है, तब? अब बार बार मोहलत क्या देना, हमने 2 महीने होने के बाद उनको सारी चीजें बता दी थी कि आपके 2 महीने समाप्त हो चुके हैं, 1 महीना हमारा है। अब बार बार मोहलत क्या मांगना, क्या हो जाएगा मोहलत मांगने से? वो फिर बोल देंगे हम 1 महीना और, फिर बोल देंगे 1 महीना और फिर चुनाव हो जाएगा और फिर 5 साल उनसे ही लड़ना है। तो हम ये कतई नहीं चाहते जी, कि अब ये चुनाव निकल जाए और फिर इनके वादों को ही सुनते रहे, क्योंकि ये वादे करते पूरे कभी नहीं करते। यानी जो आपने कहा था कि आगाज है, तो ये मान के चला जाए कि जो आगाज आपने कहा था कि जमहूरी मैदान का ये आगाज है, तो अंजाम इसका चुनाव परिणाम के तौर पे दिख सकता है? हाँ, चुनाव परिणाम के तौर पे भी दिखेगा और पूरे देश में दिखेगा। खाली ये एक मध्य प्रदेश की लड़ाई नहीं है। इस आंदोलन में खाली मध्य प्रदेश के लोग शामिल नहीं होते, पूरे हिंदुस्तान के हुए थे। ये विधानसभा पे भी जाएगा और लोकसभा पे भी जाएगा, और जहां जहां चुनावी साल है, जहां जहां चुनाव होने हैं, सब जगह हम सरकार को बताएंगे कि हमारी ताकत क्या है और हमारी मांगे जो है वो जायज है कि नहीं, वो जनता बताएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जीवन सिंह जी, आपने बहुत बेबाकी के साथ बात रखी और हमारा प्लेटफॉर्म भी बहुत बेबाकी के साथ बात रखता है, बगैर किसी बिल्कुल, आपका प्रभाव में आ गए। धन्यवाद है कि किसी न्यूज चैनल ने हमारी बात को प्रमुखता से रखा और सब लोगों तक पहुंचाया। आप लोगों से हमारा यही निवेदन है और सारे न्यूज चैनल से यही निवेदन है कि आप लोग ही सत्य की आवाज को उठा सकते हैं, किसी दबाव में ना आए और हमेशा सत्य की आवाज को उठाते रहे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जीवन सिंह जी, हमसे जुड़ने के लिए, दी लपेटा से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दी लपेटा इसी तरीके से बेबाकी के साथ अपनी बात को, आपके मुद्दों को इस मंच पर रखता रहेगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आपका प्लेटफॉर्म है, इसे आप तत्काल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक पर फॉलो करें और बेल आइकन को, यानी जो घंटी का चिन्ह होता है, उसे जरूर प्रेस करें ताकि आपके मुद्दे जब लेकर हम हाजिर हों तो उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। इसी बेबाकी और दमदारी के साथ हम आपकी बात को इस मंच के जरिए लगातार उठाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।